हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, फर्स्टली आई विल डिस्कस द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से आप क्या समझते हो कि जो नॉर्मल ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपके पास NaCl है। ठीक है, NaCl, अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट करते हैं हम, सोडियम कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन 35.5, कितना आ जाएगा ये 58.5। क्लियर? NaCl आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट हो जाता है। जैसे आप इसको वाटर में डालते हो तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है कि सपोज आपने NaCl लिया। ठीक है, NaCl का आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करा। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी आप क्या फाइंड आउट करते थे? नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते थे। जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहाँ से भी आप क्या इजिली मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने पाई लिया, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसके इक्वल था? MRT। और MRT M क्या था? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिख सकते थे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से आप क्या है, आपको सीधा सा पता चल रहा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहाँ से भी आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो? मॉलिक्यूलर मास। तो अगर जो हम थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास है? दैट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड आप बोल सकते हो कि जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल होता है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड होता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल अगर आपका जो मास है वो जनरली इतना निकला है, दैट इज 58.5। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सपोज मैं कहती हूँ आप NaCl का ही मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, वो इससे क्या जाता है? कम या ज़्यादा। समझ रहे हो? जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करा और जो आप क्या कर रहे हो? थ्योरेटिकल फाइंड आउट कर रहे हो। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला हुआ मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास से कम या ज़्यादा आ जाता है, मतलब सपोज आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास निकाला, सपोज इसी का NaCl का 60 आ गया, या फिर मैं बोलती हूँ कितना आ गया 55 आ गया, तो ये क्या है? ये कम आ रहा है इससे, और ये क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रही है इतनी बात? देखो अब डेफिनेशन, when molecular mass of substance determined by colligative property comes out to be different from theoretical या फिर calculated value, this is called the abnormal molecular mass। जब हम कोई colligative property से कोई molecular mass find out करते हैं और वो different आ जाता है किससे? theoretical या calculated value से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? abnormal molecular mass। क्लियर है इतनी बात? तो ये ऐसा क्यों होता है? देखो, जो हम colligative property से molecular mass find out करते थे वो बेसिकली कब करते थे? जब आपका सॉल्यूशन क्या होता था? जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि आप किसी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, वो जो सॉल्यूट है वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाए, हमेशा यूरिया को डिसॉल्व किया जाता है, ग्लूकोज को डिसॉल्व किया जाता है, सुक्रोज को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये क्या है? सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो कि जनरली सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट नहीं होते। लेकिन अब क्या है, जब आप जनरली एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर रहे हो तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मास इससे डिफरेंट आ रहा है वही क्या है आपके पास? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितना भी सॉल्यूशन था आपका क्या था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। वहां पर हम मान के चल रहे थे कि जो हमारे पास सॉल्यूट है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा। अब अगर इन केस नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या आ जाए आपके पास? कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, जैसे कि मैंने क्या लिया NaCl, दैट इज डिसोसिएबल इन नेचर। ठीक है, NaCl क्या है? इजिली डिसोसिएट हो जाता है। कि देखिए NaCl क्या हो गया? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब देखो आपके पास ये क्या है? आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को आप डिसॉल्व करते हो तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए। उसका रीज़न क्या आता है? बेसिकली या तो उस सॉल्यूट का क्या हो रहा हो? डिसोसिएशन हो रहा हो, या फिर एसोसिएशन हो रहा हो। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल या तो टूट रहा है, और एसोसिएशन का मतलब क्या है? वो मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। जब कोई सॉल्यूशन में आप कोई सोल्यूट डालते हो तो वहाँ चांसेस रहते हैं डिसोसिएट होने के और एसोसिएट होने के। ठीक है, तो जैसे NaCl है, ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूँ तो वो क्या होता है? एसोसिएट होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो किस एक्सटेंट तक कोई सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? वॉन हॉफ फैक्टर ने। ठीक है, सो द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वॉज गिवन बाय वॉन हॉफ फैक्टर। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो नेचुरल सी बात है उसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आएगा ही आएगा। कैसे? देखो यहाँ पर
ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास के। सीधी सी बात है ना, यहाँ से पता चल रहा है। ये अगर पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मॉलिक्यूलर मास के। हर एक केस में ऐसा आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। हमने पहले भी पढ़ा है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर, ना कि किसी नेचर के ऊपर, ठीक है। सेकेंड थिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मॉलिक्यूलर मास के। अब देखो, जैसे NaCl है, कैसे डिफरेंस आता है। आपने 1 मोल लिया था NaCl का, यहाँ पर 1 मोल है NaCl का। आप मान के चल रहे हो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है, आपने NaCl की थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी ली है, 1 मोल। जब उसको अपने सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में कितने मोल्स में ब्रेक हो गया, ये 2 में, एक Na और एक Cl। यहाँ पर 1 मोल Na का है और 1 मोल Cl का। तो आपके पास मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2। समझ आ रही है बात। तो आपके पास I कैसे निकालोगे आप, I इज द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड कितनी आई आपके पास, 2, और थ्योरेटिकल कितनी आई, 1। तो I की वैल्यू NaCl के लिए कितनी होगी, दैट इज 2, ठीक है। अब I की वैल्यू कितनी होगी, 2। यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ आ रही है कि आपके पास यहाँ पर जो I है दैट इज ग्रेटर देन 1 4। कौन से केस के लिए, मतलब डिसोसिएशन के। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के केस में देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हुए, जैसे यहाँ पर पहले डिसोसिएशन से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल 1 थे, लेकिन डिसोसिएशन के बाद कितने हो गए, 2 हो गए, बढ़ गए मतलब पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बढ़ गए यहाँ से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज़ क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर केस कौन सा लगा, डिसोसिएशन। मतलब सॉल्यूशन में जब आपका कोई सॉल्यूट गया, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट, वो ब्रेक हुआ, डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट होने से क्या हो गया, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, घट गया। घट गया तो क्या कहलाएगा वो, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो हम वांट ऑफ फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात। डिसोसिएशन का केस आपको क्लियर हो गया। अब मैं एसोसिएशन का चलूँ, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं एसोसिएशन का केस। अभी तक था डिसोसिएशन का, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब टूटना, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जनरली जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से आता है, जब सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स क्या है, जनरली टूटते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं एसोसिएशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी तक मैंने किसका दिया था पीछे, डिसोसिएशन का। एसोसिएशन में सपोज ये क्या है आपके पास, दैट इज एसिटिक एसिड। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। हम इसको क्या है, किसी वाटर के अंदर डालते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ये क्या है, डाइमर फॉर्म बनाता है। डाइमर का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। जुड़ने का मतलब क्या है, जैसे CH3COOH है, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH3COOH ऐसे लिख सकती हूँ। 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐसे लिख लिया, CH3COOH, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे CH3 इधर ले आई मैं और OH इधर ले लिख सकते हो ना, फॉर्मूला तो सेम ही है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर क्या बना देता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, या तो ये क्या है, इसके साथ कंबाइन कर लेगा जनरली, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरेटिवली टू हाइड्रोजन। तो जब ये सॉल्यूशन में डलता है तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब क्या है, एसोसिएशन हो रही है। तो जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो मतलब क्या है कहने का कि अगर यहाँ पर देखिए 2 मोल्स थे एसिटिक एसिड के, यहाँ पर कितने मोल रह गए, ओनली 1, मतलब क्या है, हाफ रह गए। तो आप I कैसे निकालोगे इसके लिए, ये क्या है आपके पास, आपने लिए 2 थे, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद वो क्या है, जुड़ गया, मतलब क्या है, 1 बन गया। भाई अगर ये देखो ना आपके पास, अगर मैं सपोज ये बोलती हूँ, आप ये 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, ठीक है, एसिटिक एसिड के, आपने इसको क्या है सॉल्यूशन में डाला, ये क्या हो गया, जुड़ गया, ये हो गया, इकट्ठा हो गया। तो इकट्ठा हो गया मतलब क्या बन गया, 1 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। वो यही चीज़ समझा रहा है। तो देखो इसमें क्या है,
आपके पास जब आप इसको आई की वैल्यू निकालोगे, ये आपके पास क्या है, दैट इज थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, और ये क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड। तो आई क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई 1 और थ्योरेटिकल कितनी आई 2, तो कितना आ गया 0.5। तो मतलब यहाँ से क्या बात पता चल रही है, आई की वैल्यू इज लेस देन 1 फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन, कि 1 से कम आ रही है तो वो केस किसका रहेगा, एसोसिएशन का। अगर 1 से ज़्यादा आ रही थी तो वो केस किसका था, डिसोसिएशन का। तो अब यहाँ से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, देखो आपको मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पर पार्टिकल पहले कितने थे, 2, कितने रह गए 1, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो मतलब एसोसिएशन के केस में यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रही है बात। तो अगर थ्योरेटिकल से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कौन सा, जो मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, तो उसी को हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे। चलो फटाफट नोट करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। आप देखिए, जैसे हमने पढ़ा था डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1। अब जहाँ पर ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पर तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये कब होगी, जब ना तो आपका क्या है, जनरली सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है। ये मेंशन होगा आपको क्वेश्चन में कि कितना % डिसोसिएट हो रहा है, क्या एसोसिएट हो रहा है या क्या है नॉन डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब अगर डिसोसिएशन का केस है तो आपका आंसर आई की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से ज़्यादा आ रही है, तो डिसोसिएशन का केस है। और अगर आप वो क्वेश्चन में दे रखा है कि डिसोसिएटेड है और आपकी वैल्यू आई की कम आ गई, तो मतलब इसका मतलब क्या है, आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, ये पहचान होती है। अगर डिसोसिएशन का केस है, आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। अगर एसोसिएशन क्या है, 1 से कम आएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे डिसोसिएशन के केस में हम चलते हैं। ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ NaCl है, NaCl क्या है, ब्रेक हो रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि जो NaCl है वो 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। 100% डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, आपके पास आई की वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पर 1 मोल था और यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 2 मोल्स है। तो मतलब क्या है, दैट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कितनी आ गई, 2। मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2, दैट इज आई इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है। बट ये भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन में अगर आप कोई सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कहती हूँ वो क्या है, 40% डिसोसिएट हो रहा है। 40% डिसोसिएशन का मतलब क्या है, दैट इज 40/100, मतलब 0.4, कितना, 0.4 डिसोसिएट हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो जैसे आपके पास NaCl है, आपको पता है ये ब्रेक Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में हो रहा है। यहाँ पर ये 100% डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, 40%। तो उस केस में आपने डिसोसिएशन कैसे निकालना है, देखो जैसे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था प्रीवियस ईयर कि मैं मान के चल रही हूँ कि जब तक ये डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन में इसके मोल्स कितने हैं, 1। अभी हम मान के चले ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो मतलब यहाँ पर इसके कितने होंगे, 0। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब क्या है कि डिसोसिएट होने के बाद सपोज मैं कहती हूँ कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। जैसे मैं मान के चल रही हूँ पहले ये कितना था, 100, मैं कहती हूँ इसमें से कितने डिसोसिएट हो गए, 20, तो बच्चे कितने, 80 ना। समझ आ रही है बात। तो अब मैं आफ्टर डिसोसिएशन का मतलब क्या है, मैं मान के चल रही हूँ कि इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। कितने मॉलिक्यूल, अल्फा। तो अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। जैसे मैं यहाँ कह रही थी कि 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, 100 माइनस 20, टोटल 100 थे, 20 डिसोसिएट हो गए तो 100 माइनस 20। ऐसे में मैं मान के चल रही हूँ कि अल्फा मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। और अल्फा क्या होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो आपके पास रहा कितना, 1 माइनस अल्फा। तो डिसोसिएट कितनी हो रही है, अल्फा मॉलिक्यूल, मतलब इसके भी अल्फा और इसके भी अल्फा। समझ, अल्फा क्यों ले रहे हैं हम ये, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 1, तो ये कितना हो गया, 1 अल्फा। यहाँ पर भी कितने मोल हैं, 1, तो ये कितना हो गया, 1 अल्फा। समझ आ रही है बात। तो इस केस में आपने आई कैसा निकालना है, आई हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर
आई की वैल्यू निकालनी है आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में, यहाँ पर टोटल लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए आफ्टर डिसोसिएशन? टोटल तो सारे के सारे कितने हैं, यही है ना, तो कितने हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस 1 एल्फा प्लस 1 एल्फा। क्लियर है इतनी बात? और बिफोर डिसोसिएशन में कितने हैं 1 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, आई की वैल्यू। यहाँ से देखो प्लस 1 एल्फा माइनस 1 एल्फा, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा आई 1 प्लस 1 एल्फा अपॉन में 1। क्लियर है इतनी बात? एल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा था 40%। कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा था 40%। 40% का मतलब क्या है 40/100, मतलब कितना हो गया अल्फा 0.4। तो पुट कर दो आई 1 प्लस कितना हो गया 1 इंटू 0.4, तो कितनी निकल गई वैल्यू 1.4, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 1। आ रही है बस समझ? तो डिसोसिएशन के केस में आपको 100% डिसोसिएटेड दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 100% डिसोसिएटेड है, कितने मोल डिसोसिएटेड हुए हैं अपॉन में जितने थे। अगर आपको दे दी कुछ परसेंटेज तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? कर लोगे? क्लियर है बेटा? चलो करो नोट। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर आपके पास 100% डिसोसिएशन नहीं होती है, जैसे 40% हो रही है, तो ये जो साइन आता है ये इक्विलिब्रियम में आता है, समझ रहे हो? मतलब दैट इज़ द रिवर्सिबल। क्यों? कंप्लीट ही नहीं हो रहा ये प्रोसेस, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है आपको। अब देखो जनरल इक्वेशन कैसे करनी है आपने डिसोसिएशन के केस में। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है ANA और यहाँ पर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए Na, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि बिफोर डिसोसिएशन, मतलब ये 100% कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, उसके लिए इसके लिए हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। बिफोर डिसोसिएशन के लिए हम मान के चल रहे थे कि यहाँ पर क्या है, कितने मोल्स हैं 1, तो ये डिसोसिएट नहीं हुए तो कितने रह गए 0 रह गए, ठीक है। और आफ्टर डिसोसिएशन में हम मान के चल रहे थे कि अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो ये कितना हो गया 1 माइनस एल्फा, यहाँ पर कितना होगा दैट इज एन अल्फा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? जैसे हम यहाँ पर क्या ले रहे थे 1 एल्फा, तो यहाँ पर कितना होगा एन अल्फा। तो फॉर्मूला क्या था आई का, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन लगा दो 1 माइनस एल्फा प्लस के एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ये तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ ही रहेगा, 1 को मैं इधर ले आई, क्या आ गया -1, क्या बचा माइनस के अल्फा प्लस के एन अल्फा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट I माइनस 1 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकती हूँ एन अल्फा माइनस के अल्फा, लिख सकती हूँ, प्लस वाली पहले ले आई माइनस वाली बाद में ले आई, ठीक है। इसको सॉल्व करो, I माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अल्फा, क्या आ गया n माइनस 1। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो यहाँ से, अल्फा क्या आएगा I माइनस 1 अपॉन में, तो ये क्या हो गया आपके पास जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये जनरल इक्वेशन है किसकी, डिसोसिएशन के केस की, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ आपके पास सपोज BaCl2 है और मैं इसको बोल रही हूँ कि डैट इज़ 100% मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएबल, तो ये क्या होगा Ba + 2 + K, 2Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, यही होगा ना, बैलेंस करोगे Ba + Cl2 मतलब Ba में ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है। तो 100% डिसोसिएशन का केस है, तो इसमें I की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 3, ऑब्वियसली 3 आएगी। क्यों आएगी, हमने पढ़ा था I की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में जब 100% डिसोसिएशन होता है तो क्या आता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कितनी है यहाँ पर, मतलब पहले थ्योरेटिकल देखो, थ्योरेटिकल कितनी है, आपने कितना मोल लिया 1, डिसोसिएट कितने में हो गया 1 में और 2 में, मतलब 2 + 1 3, तो कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्रेटर देन 1, मतलब दैट इज डिसोसिएशन का केस है। आ रही है बस समझ। अब देखिए यहाँ से क्या होता है,
जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जब हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, मतलब किस केस में करा कि जब आपके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं, किस एक्सटेंट तक हो रहे हैं, वो बॉन्ड ऑफ फैक्टर ने दिया, तो उसने इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो उनको कैसे चेंज करा, उसने आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करा। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपके पास ये था RLVP, दैट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आप क्या लिखते थे, P नॉट A माइनस PA अपॉन में P नॉट A इज इक्वल टू XB। तो उसने क्या करा, इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, I से। जैसे डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, तो यहाँ क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, I फैक्टर। डेल्टा TF यहाँ क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, I फैक्टर। यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, I फैक्टर। क्यों, क्योंकि ये जो I है ये बताएगा कितने एक्सटेंट तक आपके मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं या डिसोसिएट हुए हैं। आ रही है बस समझ। तो ये बन गई आपके पास मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा। तो आज हम डिसोसिएशन का केस हमने जनरल इक्वेशन तक डिस्कस किया है, कल हम एसोसिएशन का केस डिस्कस करेंगे जनरल इक्वेशन में। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो वहाँ तक आपका ये जो टॉपिक है कवर हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ठीक है, ओके, थैंक यू।